अधिकार के अंतर्गत वस्तु का या उत्पादन एक उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य किस प्रकार निर्धारित करता है, इस बात की विवेचना हमने पिछली बार दो रीतियों कुल लागत और कुल आगम रेखा रीति और सीमांत और औसत रेखा रीति के द्वारा की और बताया गया कि उत्पादन का मूल्य निर्धारण करने के लिए हम ज़्यादातर सीमांत और औसत रेखा रीति का प्रयोग करें। सीमांत और औसत रेखा रीति मूल्य निर्धारण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रीति है। यह रीति उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने के संदर्भ में प्रति इकाई लाभ, प्रति इकाई आगम, प्रति इकाई लागत का विश्लेषण करने का आधार प्रदान करती है। साथ ही साथ एक उत्पादक अधिकतम लाभ किस परिस्थिति में कमा सकता है, इस बात की जानकारी भी आसानी से प्रदान की जा करती है। अतः इस रीति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एक एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न नियमों में कौन से नियम में किस अवस्था में कार्य करता हुआ पाया जाए, इस बात का हम विश्लेषण किया जाता है। तो एकाधिकारी बाजार के सामने पर उत्पत्ति के नियमों का उत्पत्ति के नियम बताते हैं कि अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ को परिवर्तित करने पर एक उत्पादक किस प्रकार उत्पादन प्राप्त करता है, इसकी व्याख्या करने वाली व्यवस्था को उत्पत्ति के नियम कहा जाता है। अर्थात उत्पत्ति के नियम बताते हैं कि कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ को परिवर्तित करने पर उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से उत्पत्ति के 3 नियम बताए जाते हैं। पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम, जिसे हम लागत की दृष्टि से लागत ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम बताता है कि कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ को परिवर्तित करने पर उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता हुआ प्राप्त होता है और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो लागत घटने लगती है, अर्थात लागत ह्रास नियम लागू होता है। इसे हम रेखा चित्र द्वारा इस प्रकार बता सकते हैं। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि एआर और एमआर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। एसी और एमसी रेखा भी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। एमसी रेखा एमआर को पी बिंदु पर काटती है तो एकाधिकारी का समय पी बिंदु पर होता है। जहां पर एक एकाधिकारी को लाभ प्राप्त हो रहा है, अर्थात एकाधिकारी के उत्पादन की आगम या कीमत QT या OP है, लागत OP1 या QL है, एकाधिकारी को PP1 LT के बराबर लाभ प्राप्त होता है, अर्थात एकाधिकारी अधिकतम लाभ PP1 TL कमाता है, जो सही उत्पत्ति वृद्धि नियम की अवस्था
AC और MC दोनों ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। दूसरी स्थिति आती है उत्पत्ति क्षमता नियम या लागत उत्पत्ति क्षमता नियम या लागत क्षमता नियम की अवस्था में उत्पादन अनुपात में उत्पादन के साधन को बढ़ाया जाता है, उसके अनुपात में लागत में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में AC और MC दोनों एक ही होती है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि निम्नलिखित रेखा से प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि सामने ही बिंदु पर होता है जहां पर OQ उत्पादन निर्धारित होता है, कीमत QT या OP है, लागत OP1 या QE है। इस प्रकार EP1 PT के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ये आपका उत्पत्ति क्षमता नियम या लागत क्षमता नियम की अवस्था है। उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम का अभिप्राय है कि जब उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाता है उसके बजाय उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, तो इसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम के हिसाब से जानते हैं। ऐसी स्थिति में AC और MC दोनों रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती है, क्योंकि लागत में वृद्धि होती है, उत्पादन घटना और प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि सामने ये बिंदु पर होता है, AC और MC दोनों रेखा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, अतः यह स्थिति उत्पत्ति ह्रास नियम की अवस्था का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में कीमत OP या QT निर्धारित होती है, लागत OP1 या QP निर्धारित होती है,
और कार्य करने वाली फर्म को P1 T के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो वास्तव में कहा जाए तीनों स्थितियों का यदि हम मूल्यांकन करें, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, तो कहने का अभिप्राय है कि उत्पत्ति ह्रास नियम की अवस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है P1 T। अब बात आती है कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता के बजाय एकाधिकारी बाजार में ऊंचा मूल्य होता है? वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बजाय एकाधिकारी बाजार में ऊंचा मूल्य होता है, क्योंकि एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो एकाधिकारी वास्तव में आर्थिक कल्याण की दृष्टि से क्या है, हानिकारक होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है वो ऊंचा होता है, जैसा कि हम निम्नलिखित रेखाचित्र से बता सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र से स्पष्ट है कि E1 बिंदु पर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सामने निर्धारित होता है, जहाँ पर SS और मांगों के दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो कीमत वो भी निर्धारित होती है। आपकी E1 वाली जो स्थिति है, ई बिंदु पर एकाधिकारी की स्थिति में शामिल होता है, जहां पर M से रेखा व्यवहार होता है। ऐसी स्थिति में कम उत्पादन O2 प्रस्तुत किया जाता है, कीमत OP ऊंची रखी जाती है। इसका अभिप्राय हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता की बजाय एकाधिकार में ऊंची कीमत रखी जाती है। अतः आवश्यकता इस बात को है कि एकाधिकार को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि एकाधिकार को नियंत्रित करने से वास्तव में उपभोक्ताओं का कम शोषण